ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ IVF ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇ ਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਇਨੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ COHS, IUI, TDI, OPU, ET, IVF ਤੇ ICSI ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ। आओ डॉक्टर साहब के साथ है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, लेकिन फिर भी हम लोग डॉक्टर साहब से लॉ लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? ये हमारा स्टेराइल एरिया से शुरू हो जाता है। इधर 1 स्टेप स्टेराइल एरिया और 2nd स्टेप स्टेराइल एरिया। फर्स्ट स्टेप स्टेराइल एरिया के बाद सीमेन कलेक्शन रूम विद अटैच्ड वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है। इधर एक IUI रूम विद अल्ट्रासाउंड रूम है। फिर हमारा यहाँ पे एक शू रैक है। जब हम दूसरे स्टेप ऑफ स्लीपर्स चेंज करके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, दिस इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, नो परफ्यूम, नो शू एरिया। पेशेंट का हम प्रोसीजर करके OT से इधर रिकवरी में शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, एंड पेशेंट इज मॉनिटर्ड। दिस इज एंड्रोलॉजी लैब, जहाँ पे हम लोग सीमेन प्रिपरेशन करते हैं। दिस इज आवर OT, जहाँ पे हम ओवर मेकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर माधवी अरोड़ा जी के साथ, जो श्री IVF में अपनी सेवाएं दे रहे हैं पटियाला में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, IVF जो किसी जमाने में एक सपना होता था कि आर्टिफिशियल विधि के साथ बच्चों का जो है वो प्रोडक्शन हो जाए। लोग जो इनफर्टाइल कपल होते थे वो बाबाओं के पास और धार्मिक स्थानों पर जाते थे कि हम लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो। क्या कहना चाहिए? ये तो एक्चुअली ये एक मिरेकल ही है कि हम लोग पेशेंट्स की का इतना एक्चुअली भला हो पाता है। बट हाँ, देखिए IVF की काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं, हर पेशेंट को नहीं भी होता। बट सीरियसली एक्चुअली देखा जाए तो 70-80% ऑफ द कपल्स कैन बी ब्लेस्ड विद द चाइल्ड। आपका ये सेंटर जो है तो नया, लेकिन मल्टीपल IVF फेलियर्स के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके माइंड सेटअप, क्या आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर इतनी है कि लोग आते हैं और वो सिंपलिसिटी के साथ ही कंसीव कर जाते हैं? क्योंकि IVF फेलियर होते हैं कई बार, जैसे आप प्रेशर की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक स्ट्रेस लेवल पेशेंट का रिलैक्स करना जरूरी रहता है। और दूसरी बात, कई बार मल्टीपल IVF फेलियर वाले पेशेंट्स का कई बार देयर इज सम प्रॉब्लम विद ईदर द एग और द स्पर्म। तो उस सिनेरियो में जो एक चीज प्रॉब्लमेटिक है उसका हम फर्दर टेस्टिंग करके इफ रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द गैमीट आफ्टर पेशेंट्स कंसेंट। जो एक फर्टिलिटी सेंटर बन चुका है और इसमें हर तरह के आपके पास प्रोसीजर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपी एक वो प्रोसीजर नहीं है आज की लोगों को कट लगने हैं, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपल प्रोसीजर्स हैं लेडीज में, जिनके साथ कोई सिस्ट्स आ गए हैं और वो नहीं रिमूव हो रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस की जैसे हम बात करते हैं कि बस सिंपलिसिटी के साथ ही आप लोग सिंपल सर्जरीज हैं, सिंपल लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट्स को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज ऐसी टेक्निक्स आ गई जिनके साथ दर्द रहता है, जिनके साथ कोई दर्द नहीं होता, उनके साथ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर के साथ हम लोग उनको कंसीव करा सकते हैं। उनकी जो थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम है लेप्रोस्कोपिकली, जैसे आपके पास अल्ट्रासाउंड है, आप पहले चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसको आप लोग उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके पास जो इनफर्टिलिटी कपल हैं जिनके IVF या और टेक्निक्स की जरूरत है, वो भी आपके पास मौजूद है। क्या कहना चाहिए? लैप्रोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा मोडालिटी है एक्चुअली देखा जाए इनफर्टिलिटी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे बहुत से मरीज आते हैं जिनका जैसे फाइब्रॉइड निकलता है यूट्रस में, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लैप्रोस्कोपिकली फाइब्रॉइड निकाल के फिर हम उसका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है IVF की ज़रूरत पड़े, बिना IVF के IUI वगैरह करके भी बच्चा ठहरा जा सकता है उस सिनेरियो में। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स होते हैं कई बार कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हम एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कर लेते हैं, फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा के उनकी प्रॉब्लम करेक्ट करते हैं और फिर वो एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं। तो हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान बदल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि अगर जैसे सिस्ट वगैरह है, हम अल्ट्रासाउंड पे ही सिस्ट देख लेते हैं, मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मेडिकली अगर ट्रीट नहीं होता फिर हम उसको सर्जिकली जाते हैं।
इवन लैप्रोस्कोपी में कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में पेशेंट को लंबे स्टे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट डे तक पेशेंट, जैसे हम इवन हिस्टेरेक्टमी तक करते हैं, यूट्रस रिमूवल भी अगर हम कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिकली, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज किया जा सकता है। पेशेंट कंफर्टेबली चल फिर सकता है। छोटे छोटे 2-3 छेद आते हैं जिससे यूट्रस बाहर निकाला जा सकता है। एंड पेशेंट इज एट ओन ईज, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसको। और जिस तरीके से बहुत तेजी से हस्बैंड्स का जो है मेल इनफर्टिलिटी का जो एपिडेमिक है जैसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और लोग अब एविडेंट भी हो गए। कोई जमाना था कि मेल इनफर्टिलिटी को तो बहुत ज्यादा ये सोचा जाता था कि मेल इनफर्टिलिटी नहीं, लेकिन आजकल जैसे ऑनलाइन जमाना है, लोग नेट के ऊपर जाते हैं और लोग भी अवेयर हो चुके हैं थोड़ा सा कि लेट मैरिजेस और सारी जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके साथ आज मेल इनफर्टिलिटी का जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बारे में क्या कहते एक तो आई थिंक पहले के ज़माने में लोग गांव में रहते थे, हेल्दी फूड खाते थे, ऑर्गेनिक फूड खाते थे। आजकल पेस्टिसाइड्स भी बहुत यूज़ हो रहे हैं लाइक अपने फसलों में। और फिर दूसरी बात आ जाती है कि हम लोग अर्बन कल्चर की तरफ जब जाते हैं, हम लोग पैक्ड फूड भी ज़्यादा खाने लग गए हैं। फिर स्ट्रेस की वजह से अगेन ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ड्रग्स कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है मेल्स में भी। तो ये सब कारण है कि मेल फैक्टर एक्चुअली काफी अफेक्ट हो रहा है। कि अगर वो मैरिज हो गई उनकी, तो किस समय पर उनको, अगर वो इकट्ठे रह रहे हैं और अपने आप मेल भी कर रहे हैं, तो किस समय पर उनको लगे कि अगर बच्चा कंसीव नहीं हो, तो कौन सी ऐसी स्टेज है जब वो ये सोचें कि अब वो उनको लग रहा है कि इनफर्टिलिटी की ये बीमारी की तरह हमें लग रही है? इनफर्टिलिटी को कब डॉक्टर की जरूरत है वो हम अगर आपकी शादी को 1 साल हो गए, आप 1 साल से रेगुलर ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए और रिजल्ट नहीं मिला है, या तो तब, या फिर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा, आपकी लेट शादी हुई और 6 महीने तक आपने ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला है, तब। दोनों ही रीजंस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। एंड सीरियसली हस्बैंड वाइफ दोनों को कराना चाहिए पूरा चेकअप, बिकॉज हमारे देश में हस्बैंड्स एक्चुअली पीछे रह जाते हैं टेस्ट कराने में। यूनिक फीचर है क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो विजिट करते हैं, लेकिन आपने 24 आवर्स जो श्री आईवीएफ में एम्ब्रियोलॉजिस्ट दिया, ये तो एक बहुत बड़ी बात है और आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पंजाब में मेरा ख्याल है बहुत कम सेंटर हैं जो 24 आवर एम्ब्रियोलॉजिस्ट की सेवाएं ले रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे और कोई भी आईवीएफ सेंटर एटलीस्ट पटियाला नियर बाय नहीं है जहाँ पे फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो। सो हम लोगों का एक्चुअली यू कैन से टेलर कट ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर द पेशेंट, कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान, वी डोंट हैव टू गो विद द बैचेस। अंडर जैसे आपने अपनी सेवाएं दी और लंबा समय इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट के साथ उनको संतान सुख की प्राप्ति कराई, और अभी 2 साल से आप पटियाला में हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्निक्स आ रही है नई नई, जैसे आपने कहा कि पीसा तक भी हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, उसके साथ oocyte फ्रीजिंग की बात करें, स्पर्म फ्रीजिंग की बात करें, तो हर चीज़ इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है कि कोई भी इनफर्टाइल कपल अगर अंदर आ जाता है छत के आपके श्री आईवीएफ में एंटर हो जाता है, तो उसके लिए हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटी। हाँ जी, बिल्कुल फैसिलिटीज़ हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे भी रहते हैं, जैसे हम लोगों ने पेशेंट का आईवीएफ कर दिया, एम्ब्रियो बना दिया, कंसीव कर दिए, बच्चे हो गए, वो लोग अपने एम्ब्रियोज नेक्स्ट 5 साल तक और फ्रीज करना चाहते हैं कि 2-3 साल बाद जब भी हमें दूसरा बच्चा करना है, हम आके इन्हीं एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करा लेंगे। एंड वो फैसिलिटी है हमारे पास। हस्बैंड्स हैं, कई बार सीमेन सैंपल नहीं दे पाते। इवन मेल पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट हैं, जिनको अभी ट्रीटमेंट की आगे ज़रूरत है, वो अपना सीमेन फ्रीज करा के जा रहे हैं कि आगे बच्चा करना हो तो सीमेन फ्रीज किया हुआ ही हम आगे यूज़ कर सकते हैं। इवन लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज वगैरह, सब तरह की लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी यहाँ पे हो रही है। डॉक्टर साहब, जो हम देख रहे हैं कि श्री आईवीएफ एक बहुत ही मॉडर्नाइजेशन के साथ और कोरोना के एपिडेमिक में भी जिस तरीके से आपने इस हॉस्पिटल को सेवाएं अपनी दी, और बिल्कुल हर बंदे को सैनिटाइज करके, अभी भी हमने आपका मास्क उतरवाया हुआ है हमने, क्योंकि हम लोग आपकी एक बाइट करना चाहते थे, क्योंकि आप पिछले लंबे समय से लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो श्री आईवीएफ है, जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पोल्यूशन का, हर चीज़ का, कोई भी डस्ट यहाँ नहीं आ रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर हमेशा हर चीज़ को देखा जाता है और उसको बढ़िया से बढ़िया मशीनरी जो है आप यहाँ पर लाए हैं, जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन, मशीन्स, एक्सी,
टीसा मीसा और सारी टेक्निक्स एक ही रूफ के नीचे दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? एक्चुअली में हमें हर पेशेंट, इनफर्टाइल पेशेंट के हर एस्पेक्ट को कवर किया है यहाँ पे देखा जाए तो। पेशेंट जब एंट्रेंस से आता भी है, सबसे पहले उसको एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है यहाँ पे। उसको लगता है कि हम एक बहुत ही कंफर्टेबल घर जैसी जगह पे आ गए हैं जहाँ हमारी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई है। दूसरी बात, ये सेकंड फ्लोर पे है तो और लिफ्ट लगी हुई है, तो पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फ्लोर पे है तो डायरेक्ट जो है डस्ट एक्सपोजर नहीं है, एंड एक कॉर्नर में जाके बिल्कुल एक सील्ड एरिया में जाके IVF लैब है विद ऑल द IVF इक्सी इक्विपमेंट्स, एंड हम लोग पिक्सी तक कर रहे हैं, टीसा पीसा सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंड एक फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट मेरे पास है जो हम लोग यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी जो अंदर लैब में जो अपने लैब में एम्ब्रियोज बनाते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो लोग बाहर से आते हैं नॉर्मली केसेस करने, मेरे पास फुल टाइम है हमारे पास यहाँ पे। तो हमें अगर पेशेंट का सडनली चेंज करना पड़ता है ट्रीटमेंट प्लान, नहीं इनका तो डे 3 पे नहीं डे 5 पे एम्ब्रियो ट्रांसफर करना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, तो हम लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करके वो चेंज कर लेते हैं। एंड वो पेशेंट के फ़ायदे के हिसाब से रहता है, हमें बैचेस बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट बाहर से आ रहा है तो हम कम से कम 4-5 केस एक साथ करें। नहीं, एक पेशेंट है उसको पीरियड्स आए, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम दूसरा पेशेंट आता है, दूसरा उसको पीरियड्स आए, उसका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन अपने पास है। सो पेशेंट का सारा ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे हो जाता है, एंड विद ऑल द कंफर्टेबल फैसिलिटीज टू द पेशेंट। पेशेंट स्टेज वेरी हैप्पी। ऐसा कोई जमाना था जब कोई बहुत ही कम लोग जो है इनफर्टाइल होते थे, और जो इनफर्टाइल होते थे वो भी अपने आप को छुपाते थे। कोई ना कोई उनको ये रहता था कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल दें कि ये इनफर्टाइल कपल है हमारा, ये इनको बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन आजकल इसका एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये एक बीमारी के रूप में लोग लेने लगे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके भी कारण है। एक तो मैरिजेबल एज लोगों ने बढ़ा दी है। फीमेल्स 30 से पहले शादी नहीं करना चाहती बिकॉज करियर इम्पोर्टेंट हो गया है। उसके बाद शादी के 5 साल तक तो दे वांट टू सी कि शादी ठीक चल भी रही है कि नहीं, फिर बच्चा करना है या करियर सेटल करना है, फिर बच्चे करने हैं। देन बोथ ऑफ देम वर्किंग, हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। गांव से उठ के लोग शहर आ गए हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो वर्क प्रेशर सबके ऊपर ज़्यादा है। स्ट्रेस लेवल दोनों का बढ़ा हुआ है। स्ट्रेस लेवल, इंक्रीज एज ग्रुप, ये सब फैक्टर्स हैं एक्चुअली। और इवन एडिक्शंस, हमारा अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल, वेस्टर्न कल्चर, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टिंग, एवरीथिंग विद द हेवी स्ट्रेसफुल वर्क, सब चीज़ें एक इनफर्टिलिटी को एक्चुअली प्रमोट कर रही हैं। आजकल देखा गया है कि छोटी छोटी एज में PCODs की जो अकरेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और छोटे छोटे बच्चे को भी लोग लेकर यहाँ पर आपके पास आते हैं। बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे कि PCODs है जो बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ, या आप लोग उनको लाइफस्टाइल के साथ और जो है ट्रीटमेंट के साथ, सिंपल ट्रीटमेंट के साथ भी उनको आप कवर कर लेते हैं, क्या कहना चाहिए? पेशेंट जितना उम्र में छोटा होता है, जिसकी शादी नहीं है, जिसको अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं मिनिमम दवाई देना प्रेफर करती हूँ, और मिनिमम सर्जरी या मिनिमम कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो पेशेंट को लंबे टाइम में नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा कोई नहीं करना चाहती मैं। सो जितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जा सके, बहुत कॉमन है एडोलेसेंट PCOD कहते हैं उसको, कि यंग पेशेंट बिल्कुल 12, 13, 14 साल की उम्र की लड़कियां जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम रहती है एंड वेट गेन की टेंडेंसी रहती है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, खुद को भी डायबिटीज़ होने का रिस्क है बच्चों को, तो उन लोगों को सिर्फ एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। थोड़े से सप्लीमेंट्स जो उनको एक्चुअली, और साथ में थोड़ा सा वेट लूज़ करना, थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग करना, उनका ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे एंडोमेट्रियोसिस जो कि पंजाब में जैसे आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, इसका भी अकरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि कई बार ये भी एक हर्डल बन जाता है फर्टिलिटी में? एंडोमेट्रियोसिस एक एक्चुअली बहुत बड़ा हर्डल है इनफर्टिलिटी के लिए, मतलब एक टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी कह सकते हैं इसमें। साथ में बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन एंडोमेट्रियोसिस में मेरे सजेशन ये रहेगा कि पेशेंट जब घर बैठा रहता है, घर बैठे रहने की बजाय इट्स बेटर कि आप उसका इलाज कराएं, एंड जितनी जल्दी हो सके किसी मेडिकल हेल्प के साथ एक बच्चा करके और फिर उस एंडोमेट्रियोसिस को धीरे धीरे सप्रेस करवाइए।
लेकिन पहले बच्चा कर लीजिए, मतलब सर्जरी जाने से बेटर है, जितना हो सके सर्जरी से पहले आप बच्चा प्लान कीजिए। अगर हम मेडिकली देखें तो हमारे पूर्वज एक्चुअली बहुत स्मार्ट थे कि 18 साल की उम्र में शादी करा के 19-20 तक बच्चे हो जाते थे, और 40-45 की उम्र तक जब तक वो होते थे बच्चे, उनके बच्चों की शादियां हो जाती थी। तो मेडिकली तो ये परफेक्ट सिनेरियो है। लेकिन अगर गांव में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को देखा जाए तो 18 साल से भी कम की उम्र में शादियां हो रही हैं, और 18 साल से कम की उम्र की शादी में करके फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस सिनेरियो में अगर हम दोनों एक्सट्रीम देखें, एक है जो 16 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं और दूसरा सिनेरियो जहाँ 30 की उम्र में कर रहे हैं, आई थिंक बीच की जगह पे आ जाना चाहिए। 20-22 में कर लीजिए शादी, बच्चे कर लीजिए टाइमली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी मैं चाहूंगी कि कपल्स को समझाऊं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, बच्चे भी टाइमली कर लो और एक दूसरे को करियर में भी सपोर्ट कीजिए। और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करा रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ रूबरू होते रहें और आपके नए नए टेक्निक्स हैं जो लोगों के साथ शेयर करें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।